हाय, मैं हूँ विनय सर और आपके लिए लाया हूँ कक्षा 12 वालों के लिए मैं स्पेशल लाया हूँ अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज। हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आपके अनसॉल्व के कराएंगे और हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ बने रहिए और जितना अनसॉल्व के क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चनों का समावेश हम लोग चैप्टर वाइज देखते चलेंगे। और चैप्टर वाइज जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जैसे बहुविकल्पी हुआ, अतिलघुत्तरी हुआ, दीर्घोत्तरी हुआ, इन सभी क्वेश्चनों को हम आपके सामने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत करेंगे और आप जल्द से जल्द अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रत्येक चैप्टर के आने वाले क्वेश्चन से परिचित हो पाएंगे और किसी एग्जाम में जाकर के आप एक अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न से करते हैं। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि यल भुजा के वर्ग के यल भुजा के वर्ग के एक यल भुजा का वर्ग है ना। वर्ग एबीसीडी के प्रत्येक कोनों ए व सी पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोनों बी व डी पर आवेश -Q2 है। ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में तब अनुपात Q1/Q2 होगा। चलिए हम बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दरअसल इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें न्यूटन माफ कीजिए कूलाम का नियम हमें उपयोग करना होगा। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण 9 × 10⁹ Q1Q2/r² या कांस्टेंट के 9 × 10⁹ Q1Q2/r²। तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और इससे जो पूछा हुआ Q1/Q2 है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है यल भुजा का वर्ग, मान लेते हैं एक वर्ग ABCD, मान लेते हैं यहाँ एक वर्ग ABCD है। ABCD लेने के बाद वो कह रहा है कि A और C पर Q1 आवेश है। चलिए हम लोग A और C पर Q1 आवेश रख देते हैं। और फिर कह रहा है कि पुनः B और D पर -Q2 आवेश है, -Q2 आवेश है ना। B और D पर क्या है? -Q2 आवेश है। अब कह रहा है कि A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में, ये साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था क्या होता है समझ लेते हैं। साम्यावस्था का मतलब किसी बिंदु पर कार्यरत बलों का योग जो होता है उसमें होता है, या दो बल जहां पर हम लोग बल कार्यरत होंगे वो कम से कम हो सकता है विपरीत बल कार्यरत हो जो परिमाण में बराबर या होते हैं। साम्यावस्था में है तो होते हैं। अगर साम्यावस्था होने के लिए कोई कंडीशन कहे कि किस कंडीशन पर होगा तो हम लोग अगला कंडीशन, लेकिन पहले से कह चुका साम्यावस्था में तो साम्यावस्था का कंडीशन, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बलों संपूर्ण बलों का बीजगणितीय योग शून्य लेंगे, है ना। या देखते हैं कि फिगर क्या कर रहा है, फिगर से समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो बल है, कौन सा बल है? यहाँ पर एक बल है माइनस Q1 को Q1 पर Q2 Q1 -Q2 अर्थात B C D पर आवेश इस पर बल लगाए तो ये जो आप बल होगा ये -Q2 होगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लेते हैं इसको F1 आकर्षित करता है। उसी तरह से ये जो होगा Q1 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। मान लेते हैं F2 बल से प्रतिकर्षित करता है। उसी तरह से D बिंदु पर उपस्थित आवेश उसको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। F3 बल। अब हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि बल जितने भी बल दिखाई दे रहे हैं ये बल क्या है? नहीं, अर्थात अक्ष पर नहीं है। इसका मतलब विभिन्न डायरेक्शन में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? किसी अच्छी स्थिति में ला वियोजन से या अन्य विधि। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर F1 और F3 की, तो F1 और F3 में जो आवेश का परिमाण है वो समान है। इसका मतलब और डिस्टेंस L पहले से ही कहा है कि जो भुजा की लंबाई कितनी है? भुजा की लंबाई L। अगर भुजा की लंबाई L है तो ये हम समझ सकते हैं कि दोनों बलों का परिमाण समान। मान लेते हैं दोनों बलों का परिमाण F1 बराबर F3 बराबर F। तो अगर इनका परिमाण समान है तो और दूसरी चीज हम ये समझ सकते हैं कि दोनों बल परस्पर क्या लंबवत, और दो बल लंबवत बलों का परिणामी क्या होता है? पढ़े रिजल्टेंट लंबवत का परिणामी लंबवत बल A² + B² होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों को परिमाण समान रखेंगे तो हमें √2F मिलेगा। अर्थात यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा इन दोनों के नाते 2F या 2F1 होगा। ठीक, तो यहाँ से अब ये साम्यावस्था में है, इसका मतलब ये दोनों बल
विपरीत होनी चाहिए। तो हम तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि साम्य अवस्था के लिए F2 की वैल्यू बराबर होना चाहिए √2x। F2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 की जगह पर Q1 ही है बटे R²। इसकी ध्यान रखेंगे कि जब कोई वर्ग हो और वर्ग के विकर्ण की दूरी देखें तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो a√2 होता है। वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, तो वो a√2 लेंगे तो और उसका वर्ग करेंगे तो 2l² होता है बराबर। यहाँ पर 9 × 10⁹ लेंगे और f की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ Q1 और Q2 बटे अगर डिस्टेंस की बात करें तो l²। देखिए कभी भी जो सदिश राशियां होंगी सदिश राशियों के बीच चिन्ह नहीं लेना। हम लोग सदिश राशियों के लिए हमेशा क्या करते हैं, दिशा निर्धारित। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी अगर बल उल की बात होगी तो हम लोग चिन्ह की सहायता से केवल ये दिखा सकते हैं कि आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण, और आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि बल की दिशा किधर हो। आगे देखते हैं, ये देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा l² कट जाएगा 9 × 10⁹ Q1 से Q1 कट जाएगा, Q1 में Q2 को भाग दे। हाँ एक चीज और √2 यहाँ छूट गया है, √2 यहाँ ठीक। तो Q1/Q2 Q1 को रख दे, Q2 को नीचे लाए तो यहाँ पर √2 पहले से है और ये 2 जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो हमें क्या मिला 2√2। अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखते समय हमेशा ध्यान रखें आंसर लिखना हो कभी भी किताब में तो क्वेश्चन लिख करके टिक ना करें। अच्छा अगर ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है तो आप इसमें डालिए एक हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके आप अगर फर्स्ट है फर्स्ट लिखे इसका क्या उत्तर है आप देना चाहते हैं तो पहले का ऑप्शन जो है उत्तर बी सही है और बी का मान क्या है 2√2। ऑप्शनल क्वेश्चन में क्वेश्चन को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कहीं आप किनारे ले जाकर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किया आपको ये डायरेक्ट आंसर 2√2। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक है, विद्युतशीलता का मात्रक पूछा हमसे। तो विद्युतशीलता क्या होता है, जैसे जब हम लोग न्यूटन माफ कीजिएगा कूलाम का नियम हम लोग पढ़ते हैं विद्युत बल के लिए, तो कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 क्या होता है, विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता क्या होता है, विद्युतशीलता अर्थात वैद्युतीय गुणशीलता, विद्युत को धारण करने का एक गुण होता है, टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है विद्युतशीलता। तो उसका हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि मात्रक क्या है। तो आप लिख सकते हैं F बराबर हो क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। तो यहाँ से ε0 की वैल्यू मिल जाएगी 1/4π × Q1 Q2 बटे F × r²। अगर हम लोग बात करें ε0 का मात्रक, अगर हम यहाँ से ε0 का मात्रक निकालें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो कांस्टेंट होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, और कांस्टेंट हमेशा बीमाहीन राशि होती है, कांस्टेंट हमेशा बीमाहीन राशि होती है। तो Q1 Q2 Q1 भी आवेश है तो हम लोग आवेश का मात्रक लिखेंगे, और चूंकि 2 बार है तो इसका वर्ग कर देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे बल का मात्रक, है ना, और गुणे यहाँ पर क्या है दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक लिखेंगे, दूरी का मात्रक का वर्ग कर देंगे। तो आवेश का मात्रक जो है हमको पता है कूलाम होता है, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा बटे, या प्रति भी कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर। ये ऑप्शन जहाँ होगा हम इसे कर देंगे। अब करेंगे पहला ये ऑप्शन क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर मीटर। पहला ये ऑप्शन क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर मीटर। तो इस क्वेश्चन में का ऑप्शन हम लोग जब लिखेंगे उत्तर लिखेंगे आगे तो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, हमेशा डालिए जरूर। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 है अगर, और उत्तर आप क्या देना चाहते हैं उत्तर जरूर डालिए, है ना। क्योंकि बहुविकल्पी पहला ही आपके पेपर का पहला ही क्वेश्चन बहुविकल्पी होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अगर ये पहला का दे दिए ए, उत्तर बी, अगर उत्तर आप किसी
दूसरे का देना चाहते हैं, एक का पहले में दूसरे का है, और कौन सा सही है, ये सही है, उसका आंसर जरूर लिखिए। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, है ना। तो इस तरह से आप उसका मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, करा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर के अनुपात होती है। दरअसल 2019 में क्वेश्चन पूछा आर के पावर 0 के अनुपात, हमें प्रूव करना आर के पावर 0 के अनुपाती होता है। आर के पावर 0 का मतलब देखते हैं, आर के पावर देखिए बिंदु आवेश जो होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r², और वैद्युत द्विध्रुव के कारण E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r3, और एक एक्सियल पोजीशन होता है और एक नॉन एक्सियल पोजीशन होता है 1/4πε0 p/, एक एक्सियल होता है एक नॉन। आगे हम इसका सूत्र आपको प्रूव करके दिखाएंगे आपके और इलेक्ट्रिक। लेकिन आगे देखते हैं, आवेश की अनंत समतल चादर प्लेट, उसकी आवेशिकता देखिए, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशिकता अगर घनत्व लैम्डा हो तो इसका होता है 1/4πε0 2 λ/r, और अनंत रेखीय आवेश घनत्व के लिए होता है σ/ε। अब इन सूत्रों से अगर देखें तो इन सूत्रों में हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, आर क्यू पर, आर यहाँ पर 1/2 पर, ये आर के 1 घात पर, यहाँ पर आर की वैल्यू उपस्थित नहीं। अनंत विस्तार के जो चालक प्लेट है उसके सूत्र में आर उपस्थित नहीं है, तो हम कह सकते हैं यही आर के शून्य घात क्या होता है, अनुपाती। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होता है उसकी सही। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश अर्थात परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं E बराबर F/Q, तो E का मात्रक जो होगा, मात्रक ध्यान दीजिएगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब होगा। एक चीज और देखिए, अगर हम मीटर का ऊपर नीचे गुणा करा दें, ठीक है, तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिख सकते हैं, तो ये हो गया जूल प्रति मीटर कूलम्ब, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, इसको बोलते हैं जूल मीटर इनवर्स कूलम्ब इनवर्स कर सकते हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं E बराबर होता है विभव परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता होती है कहते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या बराबर। तो यहाँ से इसका मात्रक आता है वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये नहीं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा कौन सा मात्रक नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि गलतियां कर देते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, मात्रक उनको याद रहता है, वो देखते हैं कि यही इसका मात्रक है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और आंसर टिक कर देते हैं। आप ये गलती ना करें, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दें क्वेश्चन में हाँ पूछा क्या है और हमें उत्तर क्या करना। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ये बात को ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा। बच्चे बहुत अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय कभी कभार जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर जो देना रहता उस आंसर को टिक नहीं करते, जिसके कारण वो बाद में जब परीक्षा हाल से बाहर निकलते हैं तो उनको देख करके अचानक से अपने आप पे गुस्सा आता है कि हमने ये क्या कर। तो इस पर आप ध्यान देंगे, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये चीज जरूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कारण एक बिंदु आवेश और वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, आइए देखते हैं इस पर निर्भर करता है। क्योंकि बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग पढ़े 1/4πε0 अच्छी यानी 2p/r3, है ना। तो कह रहा है बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल, है ना। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो वैद्युत बल होता है QE के क्या होता है बराबर। तो यहाँ से इस सूत्र में अगर देखें तो हम लोगों को समझ में आएगा कि
यहाँ ई समानुपाती था किसके 1/r³ के, तो एफ डी क्यू की वैल्यू रखेंगे, क्यू दूरी डिपेंड नहीं करा तो 1/r पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये समानुपाती क्या है 1/r। ये ऑप्शन सही होगा। आप उत्तर पिछले जैसे मैंने बताया पीछे कि किस तरह से आप उत्तर करेंगे उस चीज को हम आप हमेशा ध्यान दें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उनके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। P बराबर Q × 2L होता है, तो P बराबर हम लोग लिखेंगे Q × 2L, है ना। कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम को हम लोग कूलम बदले 10⁻⁻⁶ और प्रभावकारी लंबाई 3 सेमी है, 3 सेमी को हम लिखेंगे 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर में बदल लेंगे, तो यहाँ से आएगा 3 × 6 × 10⁻⁸। तो यहाँ से मात्र कूलम मीटर हो जाएगा। ये जहाँ दिखाई देगा वो ऑप्शन, तो आप देख पा रहे हैं 6 × 10⁻⁸ कूलम। फिर ध्यान देंगे आपको आंसर कैसे करें। आंसर में ऑप्शन लिख करके टिक नहीं करें, हमेशा आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर डालिए, विकल्प कौन सा सही है और विकल्प का आंसर क्या है उसको जरूर आंसर करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करा दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है, बिंदु P तथा Q, है ना, बिंदु P तथा Q। यहाँ देखते हैं P तथा Q, यहाँ P और Q है, दिखाया गया बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। देखिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। तो होता क्या है कि अनंत लंबाई के जब विस्तार की तार में अगर हम लोग क्या करते हैं विद्युत आवेश को प्रभावित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, अगर रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है तो होता है 1/4πε0 λ/2 λ/2 तो यहाँ मान लेते हैं अगर इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, डिस्टेंस का रहा है यहाँ से P बिंदु पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस का रहा A है तो 2 λ/A होगा। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2A, तो जो 2A दूरी यहाँ पर दिया गया, इस 2A दूरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर इसके नाते वैद्युत क्षेत्र P बिंदु से नाते नहीं होगा, बिंदु पर तो इसी के नाते वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है ना, तो इसके नाते यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं हम लोग देखेंगे। अब हम लोग किसके नाते देखेंगे, इसी अनंत विस्तार के तार के कारण। तो यहाँ से ये एक दूसरे के समांतर रहता है, ये दूरी कितना होगा ए होगा, अगर वो भी दूरी ए होगा तो Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0 2 λ/। अब जरा देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या है समान, तो आपस में जब इनका भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या मिलेगा, EP/EQ जो वैल्यू मिलेगी 1/1 अर्थात एक संबंधित। ये ऑप्शन ए सही, इसका आंसर क्या आएगा एक संबंधित। फिर ध्यान दीजिएगा आंसर करते समय आपको आंसर कैसे करना, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। करा 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान के तेल की बूंद को संतुलित करने के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा है। आगे फिर यही क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था, तो ऑप्शनल में न रख करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रखा गया। तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। संतुलित करने का मतलब हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी कण पर या पिंड पर हमेशा पिंड का या कण का द्रव्यमान के कारण उसका जो भार होता है ग्रेविटी के कारण हमेशा नीचे की ओर होता है। तो इस अर्थात एक पिंड पर एक बल हमेशा लगता है, कौन सा भार, जो हमेशा ऊर्ध्वाधर कहाँ का नीचे। अब उसी भार को हमें क्या करना, संतुलित कर देना। तो हमें एक फोर्स कहाँ सेट करना होगा, इसको, जैसे इसका भार नीचे काम कर रहा है तो इसे संतुलित करने के लिए एक फोर्स कहाँ लगाना होगा, ऊपर लगाना होगा। तो अगर एक फोर्स हम लोग यहाँ पर ऊपर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये क्या, तेल की एक बूंद है और तेल की बूंद का द्रव्यमान अगर m है, mg भार कहाँ करेगा, तो हमें एक फोर्स चाहिए। देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मतलब क्या, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन के साथ ऋणावेश। तो हमें ऐसा यहाँ पर युक्ति करना होगा ताकि
नीचे से प्रतिकर्षण हो और ऊपर से, तो कुछ इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो इस ऋणावेश को ये, क्योंकि F बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बल द्वारा, और यह संतुलन की अवस्था में अगर है तो ये जो बल है इस बल के बराबर होता है। इसका मतलब लिखते हैं Q बराबर क्या, mg। तो E बराबर हम लोग को क्या मिल जाता है, mg/q। तो हम लोग अगर यहाँ वैल्यू रखें m की वैल्यू 0.001 मिलीग्राम को 10 के घाते -6 kg में लिखेंगे, और ग्रेविटी है और टेंशन की वैल्यू हम लोग 10 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 3 गुणे 1 1.6 गुणे 10 घाते -19, ऐसा लिखिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 16 48। अब ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ 6 यहाँ 3 घात यहाँ से 9 और 9 घात में से, और इसको हम लोग 16 48 एक 10 होगा, ध्यान दीजिएगा 16 48 4.8 होगा, एक 10 यहाँ है उस 4.8 को 48 बना देते हैं 100 कर दे रहे हैं, और यहाँ देखिएगा 9 घात है, 9 घात यहाँ से घट जाएगा तो गुणे 10 कितना बचेगा 10। अगर इसमें भाग देते 48 दूना 96 0.4 0.04 × 10। इसका मात्रक क्या होता है, बोल सकते, ये देखिए आपका में थोड़ा सा मिस्टेक किया है तो हम लोग इसको सही करेंगे 2.04 10 वोल्ट प्रति। इसका आंसर आप पिछले दिए गए विधि को जरूर करें। आगे देखते हैं, आवेश का खोखला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। खोखला गोला, क्वेश्चन है आवेश का खोखला गोला कहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं। तो देखिए हम एक बात बता दें आपको, आवेश का जो खोखला गोला होता है, खोखला गोला के कारण हम लोग जानते हैं कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो समानुपाती, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई, है ना। अगर इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ को किस तरह से हम लोगों को मिलता है, आवेश के खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण हम लोगों को ग्राफ को किस तरह से मिलता है, आंतरिक बिंदु पर अगर देखा जाए कोई ग्राफ यहाँ से जो ही पृष्ठ पर आता है तो यहाँ से हम लोग वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर अगर ये टोटल आर दूरी तय कर ले, 2r दूरी तय कर ले, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र शुरू होता है, और पुनः ये वैद्युत क्षेत्र ई की जो वैल्यू है दूरी के रिस्पेक्ट। दूसरी चीज हम लोग ये जानते हैं कि गोले के आंतरिक बिंदु पर अगर हम लोग गोले को क्या करें, धनावेशित कर दें, तो धनावेशित करने के नाते हम लोग जानते हैं किसी चीज के धनावेशित से विद्युत बल रेखाएं निकल करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ से कोई विद्युत बल रेखाएं अंदर जाना चाहेंगी तो उसके विपरीत का पृष्ठ इसको विद्युत बल रेखाओं को अंदर जाने नहीं देगा, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। अगर यहाँ से कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, इसका मतलब यह है कि खोखले गोले पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न नहीं करता, आंतरिक बिंदु पर, अपने आंतरिक बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, करा E0 वैद्युत क्षेत्र, भाई E0 वैद्युत क्षेत्र में क्वेश्चन में है, करा E0 = 0 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है, वैद्युत क्षेत्र में विभव भी तथा दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। किस प्रकार परिवर्तन होगा, आइए देखते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है -dV/dr के क्या होता है, बराबर है ना। तो यहाँ पर द्वारा =0 तो -dV/dr की वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होगा, तो dV हो जाएगा 0, और इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो V = 0 का इंटीग्रेशन होता है नियतांक या कांस्टेंट, नियत V क्या होगा, V नियत होगा, अर्थात ये किसी पर अब निर्भर करने वाला नहीं। ये कह रहा है कि 1/r r या 1/r नहीं, किसी पर निर्भर भी नहीं करेगा, भी नियत होगा अर्थात r पर निर्भर नहीं। ये ऑप्शन सही डी वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है तथा ये तीनों आवेशों का निकाह संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। फिर एक बार हम समझते हैं कि संतुलन का मतलब क्या होता है। संतुलन का मतलब वहां पर लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग शून्य है या दो बल ऐसे कार्यरत हैं जो परस्पर परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या, इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए
देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो समान आवेश, चलिए देखते हैं। एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश मान लेते हैं ये Q और ये भी कह रहा है Q, और कह रहा जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई Q आवेश है। यह तीनों आवेश का निकाय क्या है, संतुलन में होगा यदि Q का मान। देखिए कैसे निकालें। अब देखिए संतुलन में तो हम एक बात समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि इस पर ये जो फोर्स अप्लाई करे इसके नाते इस पर, अगर हम इसके नाते इस पर फोर्स देंगे, इसके नाते इस पर फोर्स देंगे तो मतलब ये इसके इस पर फोर्स, ये इस पर फोर्स, ये भी करते हैं। हम एक जगह कहीं कैलकुलेट करते हैं, मान लेते ये भी इस पर फोर्स लगाता है और ये भी। तो एक चीज ध्यान रखेंगे हमने एक बात कहा कि अब इन दोनों आवेशों के कारण जो बल होना चाहिए परिमाण में बराबर दिशा में, तो तभी ये संतुलन पैदा, या ऐसा कर सकते हैं बलों का बीजगणितीय योग क्या होना शून्य, है ना। तो यहाँ पर जो बल लगेगा इसके नाते कोई बलों का बीजगणितीय योग शून्य यहाँ लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं के Q1 Q2 बटे मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी Q r, और यहाँ जो दूरी बची वो r, मध्य में ये Q1 Q2 बटे r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r प्लस ये के इसके नाते बस Q1 Q2 बटे r स्क्वायर बलों का बीजगणितीय। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बलों का अगर बीजगणितीय योग शून्य ले लेंगे तो आगे देखते हैं। अब इसको हम पक्षांतर कर दें तो हम लोगों को मिलेगा के क्यू क्यू बटे 4r स्क्वायर इक्वल टू माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं के क्यू क्यू बटे r स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बटे 4r। अब यहाँ कुछ चीजें हम लोग काट दें, ये देखिए के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितना है माइनस, है ना। यही जो ऑप्शन में आंसर है यही सही है, -q/4। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही है, -q/4, है ना। यही इसी आवेश के निकाय को हमें ला करके ये आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश क्यों रखें, एक वर्ग के विपरीत कोनों पर आवेश क्यों रखे हैं तथा दूसरे विपरीत कोनों पर क्यू है, यदि क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो Q/Q। इसके पीछे का जो क्वेश्चन था अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था और उस क्वेश्चन में आपको मिला था जैसे ये क्वेश्चन 2√2, ये क्वेश्चन हमने अभी आपको सॉल्व कराया था, एकदम सेम यही क्वेश्चन है। इसमें केवल कैपिटल Q और स्मॉल q का यूज, बाकी 2√2 दे दिया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो ये क्वेश्चन पूछा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। 2016 और 17 दोनों को पूछा गया है क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक देखना है तो हम लोग जानते हैं एफ ई बराबर होता है एफ बाई, तो एकांक घनावेग से लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है बटे क्यू। अगर यहाँ मात्रक देखते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो यहाँ मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा 4q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर में गतिशील कराया जाता है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कंप्लीट लिखा नहीं गया, लेकिन ये पूछा गया उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं इनके वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है या किया गया कार्य वो स्थिति ऊर्जा के रूप में हो जाती है, और वही जो स्थित है समान द्रव्यमान के दो आवेशित कण क्रमशः उतना है विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर में गतिशील। तो वैद्युत विभवांतर में गतिशील अगर हो जाते हैं तो क्या होगा यहाँ पर W बराबर U बराबर क्यू भी है, तो इसी को यही बदल जरा किससे गतिज ऊर्जा में, तो क्यू भी इसको जानते हैं K बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो होगा क्या क्यू भी। तो इसका यह समान द्रव्यमान है, समान विभवांतर भी रखा गया, इसका मतलब ये सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो v स्क्वायर समानुपाती हो गया किसके क्यू के, तो v1 बटे v समानुपाती लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू के, तो v1 बटे v2 बराबर हम लोगों को मिलेगा अंडर रूट q1 बटे। तो वेगों का अनुपात अगर हम लोग निकालना चाहेंगे v1 बटे v2 से, तो एक बटे पहला आवेश 1 कूलम का है तो दूसरा 4 का है, तो यहाँ से v1 बटे v2 का मान आएगा 1/2, अर्थात ये हो जाएगा 1/2। बी ऑप्शन हम क्या करेंगे इसका सही करेंगे, ऑप्शन क्या होगा 1/2। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संगत का अनुपात कितना होगा। तो आपको ये याद भी रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में जो होते हैं वो क्वेश्चन लगाने के आपको कोई नंबर नहीं मिलते, ऑप्शन आप सही टिक करिए आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये लगेगा कैसे हम आपको दिखा देते हैं। इसको लगाने के लिए आप लोग यूज करेंगे कौन सा फार्मूला, लिखेंगे Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 आवेश और द्रव्यमान Q बाई M। आवेश क्या है 1.6 × 10⁻90 कूलम और द्रव्यमान क्या है 9 × 10⁻31। अगर आप इसको भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 1.77 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने पर कृत कार्य। तो हमें क्या कैलकुलेट करना, हम लोगों को कृत कार्य कैलकुलेट करना है। कृत कार्य क्या होता है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, आगे हम लोग कृत कार्य का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसको थीटा कोण पर अगर हम लोग घुमाते हैं तो किया गया कार्य W बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू पी, या पी हो सकते 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर होता है पीई हो सकते 1 माइनस कॉस। अगर 90 अंश घुमा देंगे काश 90 अंश का मान 0 होता है तो W बराबर मिल जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सी सही, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। आगे देखते हैं, तरह विद्युत क्षेत्र ई तथा पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण का मान आघूर्ण पर लगने विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। तो हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण का अगर मान निकालना है तो हम लोग अगला जानते हैं टाउ बराबर होता है वेक्टर टी क्रॉस वेक्टर, इसका डी ऑप्शन वेक्टर टी क्रॉस वेक्टर। आगे क्वेश्चन करा आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युतीय बल की सहायता साइलम 0 का बी अर्थात बीमा सूत्र
तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बीमिंग समीकरण लिखेंगे। देखिए, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युतीय बल की सहायता से एप्सिलॉन जीरो का बीमिंग सूत्र लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाए 1/4 पाई Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर, Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन जीरो का बीमा लिखना है। एप्सिलॉन जीरो का बीमा हम लोग कैसे लिखें, देखिए एप्सिलॉन जीरो का बीमा लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो अचर होता है उनका कोई बीमा नहीं होता, या नियतांक का कोई बीमा सूत्र नहीं होता। तो 1/4 पाई का कोई बीमा नहीं होगा। एप्सिलॉन जीरो का बीमा अगर हम लोग बीमी सूत्र लिखेंगे तो Q1 का बीमा या आवेश का बीमा हम लोग लिखेंगे ऐसे, आवेश का बीमा और 2 बार है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बल की बीमा, उसके बाद दूरी R जो है दूरी है, दूरी का बीमा और इसका वर्ग कर। आवेश का बीमी सूत्र होता है AT, 2 बार है तो A स्क्वायर T स्क्वायर बटे। बल का बीमा हम लोग जानते हैं ML T पर -2 और दूरी की बीमा L होती है, तो ये हो जाएगा। ऊपर करेंगे M पर -1, L पर -3, T पर ये 2 घात ऊपर 4 घात हो जाएगा और A पर M पे -1, L पे -3, T पर 4। लेकिन इसको आसान भाषा में याद करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा मार्ग 1 2 3 4 स्टार्ट करके माइनस प्लस माइनस पहले जीरो कर दिए। मार्ट याद रखिएगा 1 2 3 4 माइनस प्लस माइनस, ठीक है आपका हमेशा ये तैयार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। आवेश की गतिशीलता क्या होती है। आवेश की गतिशीलता का मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि दो पदार्थों को, पदार्थिक कणों को आपस में लेते हैं और उनका परस्पर घर्षण करते हैं, तो किसी एक पदार्थिक कण से आवेश जो होता है वो आवेश गतिशील होकर के दूसरे पदार्थ को पहुंचता है, तो जहाँ से जाता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उतने आवेश का एक धनात्मक भाग उत्पन्न होता है। धन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जहां पर ये पहुंचता है उतना ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, है ना। तो यहाँ से अगर पारस्परिक आवेश देखा जाए तो Q बराबर क्या हो जाता है, Q बराबर, अर्थात जो उत्पन्न आवेश है वो Q बराबर कितना है, है ना। तो आवेशों की गतिशीलता क्या होती है, आवेशों की गतिशीलता से कोई जो पदार्थ होता है गतिशीलता के कारण आवेशित होता है, और वो अगर कहीं चालक में आवेश तेजी से प्रवाहित हो रहा है, आवेशों की गतिशीलता के कारण अर्थात वैद्युत चालन संभव है आवेशों की गतिशीलता। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन का एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने जो सूत्र बताया Q बराबर क्या NI, तो N बराबर लिखेंगे Q बाई E। तो N बराबर हम लोगों को Q की वैल्यू करा एक कूलम 1.6 × 10⁻90, इसका वैल्यू एलिमेंट्री चार्ज समान होता है। तो N बराबर यहाँ भाग इसको करेंगे तो हो जाएगा 10/16 और 10 के घाते 19 ऊपर जाएगा, इसको 18 करके यहाँ शून्य दे देते हैं और इसमें भाग देंगे तो N बराबर मिलेगा 6.25 × 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक कूलम में कितने आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12.5 N बराबर 12.5 × 10 के घाते 18 × 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश। Q बराबर हम लोग क्या पढ़े, NI पढ़े, तो रखेंगे 12.5, E का मान × 10 के घाते 18 और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻90, है ना। अगर इसको रख दें तो यहाँ गुणा करें 16 × 25 80, 32 8 40 को 0 4 16 कम 16 4 20 और 2 अंक पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, × 10 के घाते -1 बचेगा, एक भी यहाँ आ जाएगा, आइयो दशमलव खत्म हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, तो 2 कूलम का आवेश। टोटल कितना आवेश है 2 कूलम का। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन फिर पूछा गया है, दो बिंदु आवेश क्या है कि y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिए, हम लोग देखेंगे सबसे पहले y में कितना बल लगता है। तो y में जो बल होता है Fa बराबर, y में लगने वाला जो बल होता है Fa बराबर होता है न्यूटन के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर ना। ये y में रखे दो आवेशों के पर लगने वाला क्या बल। अगर मान लिया जाए कि इसी आवेशों को किसी माध्यम में रख दें तो ये हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और अगर माध्यम का परावैद्युतांक k है तो परावैद्युतांक k से यहाँ भाग दे देंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई देगा कि ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिएगा ये जो वैल्यू है ये क्या Fa की वैल्यू के क्या बराबर। तो हम लोग Fm इक्वल टू लिख सकते हैं Fa ठीक है ना। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, या k बराबर हो जाएगा Fa बटे। इसमें पूछा है कि क्या कर 80 न्यूटन है, Fa बराबर 80 न्यूटन है और Fm की वैल्यू 8 न्यूटन हो जाता है। k का मान ज्ञात कीजिए, 8 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। k की वैल्यू कितना होता है, देखिए परावैद्युतांक कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये क्या है दो बलों का या दो व्यक्ति का ये क्या, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो उनका अलग अलग मान ज्ञात करें। देखते हैं इनका अलग अलग मान हम लोग कैसे ज्ञात करें। आइए न्यूटन कूलम के नियमानुसार हम लोग पढ़ें क्या कि दो धनावेश 0.1 मीटर की दूरी पर, तो कूलम के नियमानुसार हम लोग जानते हैं F बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई, है ना। तो 18 न्यूटन का बल तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R की वैल्यू 0.1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 है ना, का स्क्वायर बराबर 18 न्यूटन। ये देखिए 10⁻⁻1 0.1 मीटर को लिख सकते हैं। अगर इसको घात लगाएंगे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो Q1 Q2 बराबर 18 बटे, ये देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा तो 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, ये प्लस में था ये क्या है 10⁻11 तो 9 दूना क्या करते हैं 9 दूना, तो Q1 Q2 बराबर क्या बन गया हम लोग 2 × 10⁻। आगे इसको हम लोग बदल देते हैं Q1 Q2 बराबर, इसको कर देते हैं 20 × 10⁻12 इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन कितना मान लेते हैं 9 दूना 18 और ये ऊपर जाएगा 21। देखिए ये जो घात है ऊपर जाएगा तो -2 × 10⁻11 हो जाएगा। इसको हम लोग 20 × 10⁻12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं रोके। और कह रहा है आवेशों का योग कितना है, आवेशों का योग दिया, आवेशों का योग दे रहा है 9 माइक्रोकूलम। Q1 + Q2 की वैल्यू दे रहा है 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब कूलम में बदलेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 9 × 10⁻, है ना। ये इक्वेशन थर्ड समझते हैं या सेकंड समझते हैं। A + B की वैल्यू पता है, A × B की वैल्यू पता है, तो हम A - B की वैल्यू कैलकुलेट करें। और हम लोग जानते हैं A - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे Q1 + Q2 का होल प्लस या -4Q1 Q2, है ना। ये -B के होल स्क्वायर को Q1 + Q2 की वैल्यू 9 × 10⁻6 रखेंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ पर 4 और Q1 Q2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें 20 × 10⁻12, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81 × 10⁻12 और -20 को 80 × 10⁻12। अगर इसको घटा देंगे तो ये मिलेगा 1 × 10⁻12। तो हम लोग को Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये मिला। इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, देखिए इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो Q1 - Q2 की वैल्यू मिल जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे 1 × 10⁻, इक्वेशन नंबर में क्या होगा। अब सेकेंड और थर्ड को हम लोग जोड़ दें, है ना। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को अगर हम लोग जोड़ दें तो देखिए
सेकेंड इक्वेशन क्या दिया, सेकेंड इक्वेशन ऊपर है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कर रहा है 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 और Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कर रहा है कितना 1 इंटू 10 पावर माइनस, है ना। अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो 2Q1 बराबर होगा 10 गुणे 10 हजार के माइनस है। तो Q1 की वैल्यू अगर भाग देंगे तो भाग देने पर Q1 की वैल्यू कितना मिलेगा 5 गुणे 10 हजार के माइनस 5 गुणे 10 हजार के माइनस। ये क्या है कुलाम में है, इसको माइक्रो कुलाम में लिख सकते हैं 5 माइक्रो कुलाम। और पहले से ही कहा कि दोनों आवेशों का योग कितना है 9 माइक्रो कुलाम, 5 माइक्रो कुलाम हो गया। तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 की वैल्यू हुई 4 माइक्रो कुलाम। समीकरण में रख करके भी निकालेंगे कितना आएगा 4, अर्थात वो दोनों आवेश कितने कितने हैं 5 माइक्रो कुलाम और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरह कुलाम का सदिश रूप बताइए। आइए देखते हैं कुलाम के नियम का सदिश रूप। हम सबसे पहले आपको बता दें कुलाम का नियम क्या है। कुलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो पदार्थ आवेशों को अगर परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत होता है उन आवेशों की गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती चिन्ह अर्थात f बराबर हम लोगों को मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r हम लोगों को मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r। आगे देखते हैं, करा सदिश रूप लिखिए। सदिश रूप समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बराबर होता है तो क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है एकांक वेक्टर। तो हमें यहाँ वेक्टर फॉर्म में क्या मिला मॉड ऑफ और इनटू मॉड ऑफ वेक्टर है इनटू यूनिट वेक्टर। इसका मतलब हम लोग अगर सदिश वेक्टर का ये जो परिमाण को सदिश में अगर बदलेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा Q1 Q2 होगा बटे r स्क्वायर, यहाँ का r स्क्वायर r Q1 Q2 अदिश राशि है r ही बदलेगा सदिश में, यूनिट वेक्टर इसके साथ इसके किसका गुणा मतलब r। अब इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। इसकी वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि जो दो आवेश हैं एक्स वाई, यहाँ एक एक्सिस है, इस एक्सिस पर अगर देखें कि एक आवेश Q1 और दूसरा एक आवेश Q2 परस्पर r दूरी पर, यही दो दूरी है एक दूसरे से परस्पर। और तो इन दोनों आवेशों को अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि पहला जो आवेश है वेक्टर r1 दूरी पर है और दूसरा जो आवेश है यहाँ से वेक्टर r2 दूरी। तो हम लोग सदिश नियम से देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा r1 वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r बराबर वेक्टर r2, इसका और इसका योग सदिश नियम से वेक्टर r2 की क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग वेक्टर r बराबर क्या मिल जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 मिल जाएगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 मिल गया। तो हमने पढ़ाया था आपको कि वेक्टर यूनिट वेक्टर r क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर r अगर हम निकालना चाहेंगे तो इस वेक्टर में वेक्टर r2 में वेक्टर r1 का भाग माड से क्या करना पड़ेगा r2 में r1 क्या करना पड़ेगा भाग वेक्टर में वेक्टर के परिमाण करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा यूनिट वेक्टर r मिल जाएगा। या इसी को लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर r भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर r का मान क्या हो सकता है मॉड ऑफ वेक्टर r2 माइनस वेक्टर। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो फोर्स है या म्यूचुअल फोर्स है F, क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होता है यहाँ और एक फोर्स का फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो पारस्परिक बल F अगर माने तो F की वैल्यू वेक्टर F की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r। हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे यहाँ पर हमने मॉड r की वैल्यू क्या बता r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r की वैल्यू r2 माइनस वेक्टर r1 बटे यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर r2 माइनस वेक्टर, है ना।
अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कितना घात हो जाएगा, मॉड है, मॉड मॉड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा कितना 3। यही क्या है, सदिश रूप, न्यूटन का बल का सदिश रूप। ये पारस्परिक बल को हम लोग एक साथ आगे देखिएगा। करा दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों के विपरीत प्रकार के आवेश पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 7.7 × 10⁻22 कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत बल की तीव्रता क्या है, वैद्युत बल की तीव्रता। तो वैद्युत बल की तीव्रता जब भी कभी प्लेट की बात करता है तो वैद्युत बल की तीव्रता, दो प्लेटें हैं असमान पृष्ठ आवेश, एक क्या है ऋणावेशित प्लेट है और एक क्या है धनावेशित प्लेट है। तो यहाँ पर क्या प्लस सिग्मा का है, यहाँ पर क्या है माइनस सिग्मा का है। देखिए आवेश घनत्व तीन तरह का होता है, एक होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, एक होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा और एक होता है आयतन आवेश घनत्व रो। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो दो प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोनों के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अगर लेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ए की वैल्यू क्या मिल जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये वैल्यू कह रहा है ये है 17 ई बराबर होता है 17.7 × 10⁻22 बटे एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं हम लोग 8.86 × 85 ले सकते हैं, 85 × 10⁻²। तो अब एक चीज ध्यान देंगे हम, अगर हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा करा और ऊपर भी करा तो क्या होगा, इसका 2 से गुणा जो ही कराएंगे एक पूरा पूरा या इस दुगुना करने है 2 बार कट जाए, ई बराबर मिलेगा 2 गुणे 10 के घात 12 इसमें कट जाए 10 के घात -10 क्या न्यूटन प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि जब किसी, हम लोग क्या करें इसका डेफिनेशन आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे जब किसी एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाला बल ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है F बटे क्यू या Q0 या Q0। मात्रक यहाँ न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाता है। अगर देखें तो ये सदिश राशि होता है और इसका अगर हम लोग बीमी सूत्र निकालें तो mL/-2 ऊपर और 80 से भाग देंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर बीमी सूत्र मिल जाता mL/-3 ए पर। या अगर एम्पियर पद्धति में दूसरा मात्रक देखे तो यहाँ पर हो जाता है kg मीटर सेकेंड पर -3 और एम्पियर पर मात्रक। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, साधारण बीजगणितीय नियम से नहीं बल्कि सदिश नियम से जुड़ा, इस चीज को हमेशा हम लोग ध्यान। और वो किसी बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग रखेंगे कि अब या 1/4π0 Q1 Q या Q0 कर सकते हैं अपॉन R² होता है। ये अब इसको परीक्षा समझिए तो Q0 से अगर हम लोग भाग देंगे तो मिलेगा Q/R। तो बिंदु आवेश के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4π0 Q/R। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी निकाय में दो आवेश Q प्लस 1.5 माइक्रोकूलम्ब ए बिंदु पर है, बी बिंदु पर आवेश का 1.5 माइक्रोकूलम्ब क्रमशः दो बिंदु ए पर इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना पर स्थित है। तो इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण की परिमाण तथा दिशा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पहले जाने से वैद्युत द्विध्रुव इन्हीं दो विपरीत आवेशों का एक निकाय होता है और वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ई बराबर होता है Q/2L। ए एक्सिस अगर हम लोग मान लें एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ ए बिंदु पर कह रहा, ए बिंदु क्या -2 मिलीमीटर 0, 0 और बी बिंदु पर क्या करा +2 मिलीमीटर 0,
यहाँ से यहाँ तक आवेश है, यहाँ करा प्लस 1.5 माइक्रोकूलम और यहाँ करा माइनस 1.5 माइक्रोकूलम। अब देखिए ये दो विपरीत आवेशों का क्या है, एक निकाय है, तो हम लोगों का इस आवेश का परिमाण P बराबर हो जाता है Q इंटू क्यू आई। Q बराबर हम लोग ले लेंगे P बराबर Q इंटू क्यू एल। तो Q का मान हम लोग अगर देखें तो Q का मान हम लोगों को क्या मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम और 2L प्रभावकारी लंबाई दो अगर जोड़ देंगे तो 4 मिलीमीटर, तो 4 का मतलब 4 × 10⁻³ ये मीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौक के 60, 15 चौक के 60 का मतलब 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। देखिए कभी भी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश या हम कह सकते हैं बी से ए की, क्योंकि बी पर ऋणावेश है और ए पर क्या धनावेश है, तो हम लोग कह सकते हैं बी से ए की, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में करा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जो इतना मिलीग्राम द्रव्यमान के तेल के बूंद को जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश को संतुलित कर सके। 2019 में फिर पूछा और इसको ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने पीछे लगवाया है, उस क्वेश्चन को जाकर के पुनः देख सकते हैं और इसको पुनः सॉल्व सेम उसी तरह। आगे देखते हैं करा दो बिंदु आवेश प्लस 9 तथा प्लस C एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन। फिर वही बात संतुलन की बात जब भी करेगा तो जिस बिंदु पर संतुलन की बात करेगा वहां पर तो बल ऐसे लगाइए जो परिमाण में बराबर संतुलन क्या हो विपरीत हो, तो वहां पर संतुलन है ना। देखते हैं मान लेते हैं यहाँ पर जो दो आवेश एक प्लस 9 है और एक है प्लस 3 है ना। अब इनके बीच क्या करा एक Q कूलम का आवेश रखा जाए, तो हम लोग Q कूलम का आवेश अगर इनके बीच रख देंगे, Q कूलम का एक आवेश और करा इनके बीच की दूरी कितना 16 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं 9 से x दूरी पर 9 की जो है 9 का जो आवेश है प्लस 9 उससे x, तो बचेगा कितना है 16 माइनस। तो अब क्या करें Q पर ये Q है ये 9 प्लस 9 ये मान लेते हैं Q जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर Q होगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे इसको प्रतिस्थापित, इसके नाते मान लेते हैं F1 बल है ये भी इसको प्रतिस्थापित करेगा तो इसके नाते F2 बल। संतुलन की स्थिति के लिए हमें आवश्यक है कि क्या होना चाहिए F1 बराबर F2 होना चाहिए। F1 बराबर F2 अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कूलम के अनुसार Q1 Q2 Q1 की जगह पर 9e Q2 की जगह पर Q बटे R स्क्वायर की जगह x स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी लेंगे K Q1 Q2 Q1 की जगह पर Q Q2 की जगह पर E बटे R स्क्वायर की जगह पर 16 माइनस x का क्या लेंगे होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो K से K को कैंसिल आउट कर दें। अब हम लोग क्या करें आइए देखते हैं K से K को कैंसिल आउट कर दें, E से E को Q से Q को कैंसिल आउट कर दें, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे x का होल स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 1 बटे 16 माइनस x का क्या होल स्क्वायर जो आपस में कट जाएगा तो 3 बटे x बराबर मिलेगा 1 बटे 16 माइनस x। अगर इसका क्रिया गुणा करा दें तो 16 48 माइनस 3x बराबर x। अब ये x इधर आकर के जुड़ जाएगा तो हमको मिलेगा 4x बराबर 48 या x इक्वल टू 16 12 48 12। अगर ये मीटर में है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। देखते हैं दूरी कितनी दिया 16 सेमी, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 12। हम लोग उत्तर लिखेंगे प्लस 9e आवेश से 12 सेमी दूर, वो भी कहाँ होगा प्लस 9e सेमी ई आवेश से 12 सेमी दूर। आगे क्वेश्चन देखते हैं करा एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है को एक समान विद्युत क्षेत्र 10⁻⁻4 न्यूटन विद्युत क्षेत्र करा E बराबर 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम में रखा जाए, थीटा इक्वल टू 30 अंश पर में 30 अंश पर रखने पर 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर का टाउ का मान दे रहा द्विध्रुव आघूर्ण का गणना की। देखिए हम लोग अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना के लिए अगर कर रहा है तो हम लोग जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है
कि जब हम कहीं रखते हैं तो टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा, टाउ बराबर होता है पी की साइन थीटा। फार्मूले का उपयोग करेंगे बल आघूर्ण का। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है पी का मान, तो पी बराबर होगा टाउ बटे पी साइन थीटा। हम वैल्यू अगर पुट कर दें तो टाउ की वैल्यू हम लोगों को दिया गया है और ई की वैल्यू समान 1/2। तो हम लोगों को यहाँ से क्या ई की वैल्यू कितना 10⁴ 10 ऊपर जाकर के माइनस क्या हो जाएगा और 2 का गुणा 18 पूरे 10 माइनस क्या गुना 18 गुना है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का। चलिए हम लोग समझते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जब कहीं विद्युतीय बल रेखाएं इस प्रकार की परस्पर दूसरे के समांतर हो, तो अगर वो एक दूसरे के समांतर है तो उसे बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो आइए हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग क्या करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र ड्रा करते हैं। तो ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक द्विध्रुव रख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ला करके हमने इसके समांतर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। तो ये क्या होता है, धनावेश से विद्युतीय बल रेखाएं निकलती हैं, निकल करके कहाँ जाती है ऋणावेश की ओर। धनावेश से विद्युतीय बल रेखाएं निकलती है, निकल कर ऋणावेश की। वैद्युत द्विध्रुव का कौन सा आवेश इधर होगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आवेश रहने के लिए माइनस वाला होगा। ये माइनस है तो इसका मतलब यहाँ प्लस, क्योंकि होता क्या है कि इन पर जो आवेश होते हैं इन पर एक वैद्युत क्षेत्र ई के कारण और इनके आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र ई और इनके आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करता है क्यू और यहाँ पर भी एक बल कार्य करता है क्यू, जो इसको क्या करता है साम्य अवस्था में स्थापित किया है ना। अब मान लीजिए कि इसको अक्ष से हम लोग क्या करें, थीटा कोण का क्या करें, तो यहाँ पर ये क्यू आवेश यहाँ चला जाएगा, क्यू बल यहाँ लगने लगेगा और ये आवेश यहाँ पर चला जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव अगुण जब थीटा कोण पर चला जाएगा तो विस्थापित यहाँ पर क्यू। अब क्या है, ये इसको घुमा करके पुनः संतुलन की स्थिति में ले जाना चाहेंगे, तो इस पर कार्य करने वाला जो बल होता है बल युग्म के कारण होता है, इसलिए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है, बल गुण क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लंबवत दूरी पता करें, तो हम लोग लिखेंगे बल गुण रेखा की लंबवत दूरी। बल कितना काम कर रहा है, बल का परिमाण गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। लंबवत दूरी ये देखा जाए यही है। तो इस त्रिभुज में ये जो है ये लंब है और लंब बराबर होता है कर्ण गुणे साइन थीटा। तो कर्ण कितना है, प्रभावकारी लंबाई 2l और साइन है ना, प्रभावकारी लंबाई 2l है तो साइन थीटा। आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्यू इंटू पर हम लोग जानते हैं पी है। अगर यहाँ रख दें तो टाउ बराबर मिल जाता है पी साइन थीटा, लागू का बिंदु मिल जाता है टाउ बराबर पी साइन थीटा या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर टाउ बराबर होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। उसके अनुसार जिसके पास ये जो होता है बलागुण सभी गुणन के नियम का पालन करता है और जिसकी दिशा सतह से क्या होती है लंबवत, जो लिया जाता है उसकी दिशा क्या होती है, परिणामी जो कार्यरत बल है उनकी सतह से क्या होती है लंबवत, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय रेखा किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करता है। चलिए निरक्षीय स्थिति पूछ रहा है। देखिए अच्छी स्थिति और एक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या, निरक्षीय स्थिति ऐसी स्थिति होती है जो वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक लिया गया बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा पर। अच्छी स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहां पर लिया गया जो बिंदु होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, अच्छी स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति में पूछ रहा है तो हम निरक्षीय स्थिति के लिए कैलकुलेट करके देखें। मान लेते हैं कि दो आवेश हैं यहाँ पर, ऐसे लेते हैं दो आवेश यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये जो आवेश है ये प्लस क्यू है और यहाँ मान लेते हैं माइनस, दो आवेश होते। अब इन दोनों आवेशों में मान लेते हैं यहाँ पर इनके बीच की जो प्रभावकारी लंबाई है वो 2l और इनका एक लंबार्धक रेखा हम लोग खींच देते हैं, ये लंबार्धक। अब इस बिंदु पर कहीं कोई बिंदु ए ले लेते हैं जहां हमें वैद्युत क्षेत्र
कैलकुलेट कर। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से जो दूरी होगी, ये दोनों दूरियां यहाँ, मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की आर, यहाँ से जो दूरी है उसको मान लेते हैं आर। अगर यहाँ से दूरी इसकी आर है तो हम लोग जानते हैं कि ये मध्य बिंदु पर है तो ये एल होगा, तो ये जो दूरी होगा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा और कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस वर्ग। उसी तरह से ये भी होगा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल। आइए बात करते हैं यहाँ पर बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखें, एकांक धनावेश यहाँ पर हम लोग रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, ये जो है प्लस क्यू क्या करेगा, करेगा। मान लेते हैं वैद्युत E1 है, तो जो E1 है तो कितना है, E1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 Q बटे आर स्क्वायर, आर इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ध्यान देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब ये इसको क्वेश्चन फर्स्ट समझते हैं। अब इसके नाते मान लेते हैं ये इसको प्लस हो, ये क्या करेगा अपने आपस में। एक चीज ध्यान रखें, आवेश और दूरी अगर समान है तो E2 जो वैल्यू आएगी वो भी कितना है 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस, है ना। तो इन दोनों समीकरणों से हमें पता है कि दोनों का परिमाण क्या समान है। तो अगर दोनों का परिमाण समान है तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि दोनों का वेक्टर हम लोग बराबर, वेक्टर वियोजन भी करेंगे तो इनके बराबर वियोजन, है ना। अब हम समझते हैं कोण अगर थीटा है तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका निकालना चाहते हैं परिणामी निकालने के लिए हमें अक्षों पर वेक्टरों का वियोजन, ये थीटा हो, अगर ये थीटा था ये थीटा हो, ठीक है, ये भी थीटा, दोनों बराबर क्योंकि इसकी मध्य थीटा, तो थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं इनका वियोजन। वियोजन करने के लिए वेक्टर के दोनों सिरों से हम लोग लंब डाल देंगे, इधर भी लंब डाल देंगे, यहाँ पर भी लंब डाल देंगे, यहाँ से भी लंब डालेंगे, यहाँ से भी लंब डालेंगे। लंब डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका एक क्षैतिज घटक मिलेगा E2 cos थीटा और इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक मिलेगा E2 sin थीटा, और इसका भी एक क्षैतिज घटक मिलेगा E1 cos थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक मिलेगा E1 sin थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। और यहाँ दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों परिमाण समान है, ऊपर और नीचे के बल लगने वाले जो बल है वो परस्पर परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे और दिशा विपरीत होंगे। हम लोग लिखेंगे E1 sin थीटा तथा E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परस्पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, इसके कारण इस पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। अब किसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो केवल होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों के परिमाण क्या है, समान है। तो इसको लिख सकते हैं E बराबर 2 E1 cos थीटा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो E1 की वैल्यू हमें पता है, cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो cos थीटा अगर ये थीटा है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है L है और कर्ण क्या है √L स्क्वायर प्लस। तो हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमें E की वैल्यू मिल जाएगा 2E1, E1 की जगह पर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। और यहाँ cos थीटा की वैल्यू अपने कहा कि यहाँ मिलेगा L बटे √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट को हम लोग सकते हैं 1/2 को, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 की घात। तो यहाँ पर यहाँ गुणा करा दें 1/1/4πε0 Q इंटू यहाँ 2L का गुणा हो जाएगा 2L और यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आधा और ये घात डेढ़ घात का मतलब होता है 3/2, है ना। तो हम लोग एक चीज और जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L होता है, इसको P समझ सकते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2L है तो हम लोग E बराबर हम लोगों को मिल गया 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 2/2। ये क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अगर हम लोग दूरी r को l की तुलना में बहुत बड़ा समझें
और तो एल को नगण्य लें तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एल को नगण्य लेने पर हमें क्या मिलता है, ई बराबर हम लोगों को मिल जाता है तब वैद्युत क्षेत्र का ई बराबर 1/4πε0 P बटे आर। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे और आगे जब आवश्यकता होगी प्रश्न का उत्तर करेंगे। जो प्रश्न पूछा था यहाँ तक हम लोग ला करके थोड़ा जो बातें हमने बोला उसको लिख करके समाप्त करके आप अच्छे से नंबर ज्ञान कर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 और +10 × 10⁻⁻12 एक मीटर की दूरी पर पृथक स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं क्या चीज को सॉल्व करें। यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक, एक मान लेते हैं Q1 और एक को मान लें। अब इनको मिलाने वाली एक रेखा पर किसी बिंदु पर हमें कोई अन्य आवेश ला रहे हैं, ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी। मान लिया Q1 आवेश से x दूरी पर उस आवेश को हम लोग रख देते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये Q1 की वैल्यू हम लोगों को पता है +5 × 10⁻⁻19 है और ये है +10 × 10⁻⁻16। तो ये क्या करेगा, प्लस प्लस तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित के नाते मान बल F1 है और ये प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित के नाते मान लेते हैं बल क्या 2 बल। और संतुलन की स्थिति के लिए हम लोग जानते हैं दोनों बलों का परिमाण आपस में, तो दोनों बलों का यदि परिमाण आपस में समान है तो F1 बराबर 2 ले लेंगे और F1 बराबर F2 अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा 1/4πε0 या E1 बराबर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान लिया अगर E1 इसके नाते E1 इसके नाते E2 मिलेगा 1/4πε0 Q बटे R। Q की वैल्यू क्या, 5 × 10⁻⁻19 बटे R की वैल्यू बराबर, आगे देख सकते हैं इसका होगा 1/4πε0 Q बटे R 10 × 10⁻⁻19 बटे ये दूरी कितना होता है 1 - x का क्या। अब हम इसको काट दें, ये वैल्यू कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 10⁻⁻19 1 बटे x स्क्वायर बराबर हम लोगों को मिलेगा 2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे तो 1/x = √2 1 - x। अगर तिर्यक गुणा करा देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तिर्यक गुणा कराने पर मिलेगा 1 - x = √2x। √2x को क्या लिख सकते हैं 1/4x प्लस x, तो ये आ जाएगा 2.4 x = 1 या x = 1/2.4 और x में 1/1 में 2.4 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूरी कितनी मीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि किस कहाँ पर आवेश को उस आवेश को रख दे ताकि वहां पर परिणाम शून्य। आगे देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त, अच्छी स्थिति में पूछा है। इसके पहले हमने आपको निरक्षी स्थिति बताया था, अब चलिए हम आपको बता देते हैं अच्छी स्थिति में क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम लोग कहेंगे जब कहीं वैद्युत द्विध्रुव की कि जब कहीं दो विपरीत आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रख दिया जाता है उनसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं P से। तो अगर P से प्रदर्शित करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ एक +Q, एक आवेश हम लोग मान लेते हैं यहाँ +Q है और एक दूसरा आवेश -Q और इनके बीच की प्रभावकारी लंबाई मान लेते हैं 2L है। तो आगे देखते हैं, अगर इनके बीच की प्रभावकारी लंबाई 2L है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मान लेते हैं और इसकी अच्छी स्थिति क्या होता है, लिया गया बिंदु इनके अक्ष पर स्थित है। मान लेते हैं यहाँ कोई एक बिंदु ले लेते हैं A और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हम लोग दोनों आवेशों के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं ये जो मध्य बिंदु की दूरी इनकी कितनी है, तो हम लोग +Q आवेश के कारण अगर वैद्युत लिखेंगे +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर +Q आवेश E1 है
तो प्लस प्लस के नाते क्या होगा, E1 प्रतिकर्षण होगा। E1 की वैल्यू क्या होगा, 4π/0 Q1 Q R की वैल्यू देखिए, यहाँ से दूरी यहाँ से नहीं है, तो ये दूरी L यहाँ जोड़ देंगे तो R प्लस का है ना, न्यूटन प्रति कूलम। ये कैसा है, रिपल्सन फोर्स। आगे देखते हैं, बात करें कि आवेश के नाम की, ये माइनस ये प्लस है, ये अपनी ओर इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो E2 क्या होगा, आकर्षण प्रकार का होगा, 1/4πε0। परिमाण Q है, दूरी यहाँ दूरी R है, हाई दूरी L है, इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, R - L का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या है, अट्रैक्शन, आकर्षण प्रकार, आकर्षण प्रकार का बल। ठीक, अब दोनों के कारण अगर हम लोग परिणामी कैलकुलेट करें तो परिणामी देखिए, बड़े वाले में छोटे वाले घटा देंगे, तो डिसाइड कैसे करें, बड़ा कौन है छोटा कौन। देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, जिसकी दूरी अधिक होगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, आज यहाँ दूरी कम होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। ये देखिए यहाँ से दूरी इसकी कम, इसके यहाँ इसके नाते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके नाते वैद्युत क्षेत्र है ना, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बराबर और विपरीत है, तो घटा लेंगे इसमें E2 में से E1 को क्या, तो अगर हम लोग E2 में से E1 को घटाएं तो E बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, आगे देखते हैं। E बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 1/E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q बटे R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बटे R + L का क्या लेंगे, ठीक। अगर देखें तो दोनों में कॉमन है Q बटे 4πε0, तो यहाँ बचेगा 1/R - L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R + L का क्या होल स्क्वायर ले लेंगे। आगे फिर देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ E बराबर हो जाएगा Q/4πε0, इसका वर्गमूल लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो R² - L² वर्गांतर के कारण और स्क्वायर हो गए अलग से, और R + L का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, जिसको लेंगे R² + L² + 2RL है ना, और यहाँ माइनस चिन्ह के साथ R² + L² होगा, लेकिन माइनस R² - L² + 2RL होगा, क्योंकि माइनस में 2RL होता है, प्लस में हो जाएगा प्लस 2RL है ना। अब यहाँ से R² L² क्या होगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो Q बराबर हमें क्या मिलेगा 1/4πε0। आगे देखते हैं, जिसको जोड़ देंगे तो ऐसे लिखें 1/4πε0 और इंटू 2 इंटू Q, और यहाँ 4RL 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R ऐसे, ठीक ना, बटे R² - L² का होल। ये देखिए Q इंटू 2L को हम क्या लिखें, तो हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 2P बटे R² - L² का होल स्क्वायर इंटू, है ना। यदि मान लिया जाए, ये वास्तविक सूत्र है, यदि मान लीजिए कि R की तुलना में स्मॉल एल बहुत छोटा है तो उसको नगण्य ले लें, तो यहाँ पर हम लोगों को E की वैल्यू मिल जाता है 1/4πε0 2P बटे R। तो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की दोगुनी। आप देखेंगे निरक्षीय स्थिति में आता 1/4πε0 P/R। अगर इसकी दिशा की बात करेंगे तो दिशा यहाँ पर अगर देखें तो परिणामी वेक्टर, जो बड़ा वेक्टर था उसकी की ओर दिशा होगी, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो दिशा होगी परिणामी बड़े वाले वेक्टर की ओर होगी, जो दिशा होगी तो -Q आवेश की ओर। आगे क्वेश्चन करा, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁵ कूलाम प्रति मीटर है, तार से 2 मीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र देखिए होता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। तो लैम्डा की वैल्यू दिया है, लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू लिखेंगे 19 × 10⁹, लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे 10 × 10⁻⁵, कूलाम 10 × 10⁻⁵, और ऐसे लिखेंगे 2 × 10 × 10⁻⁵, और बटे 2 सेमी को लिखेंगे 2 × 10⁻2, 2
से 2 कैंसिल आउट हो गया, घात देख लेते हैं, 9 बचेगा यहाँ, घात 9 1 10 2 12, 12 में से 5 जा 7 वोल्ट प्रति मीटर या मीटर प्रति कूलम्ब। यही क्या होगा इसका वैद्युत क्षेत्र, इन पर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तारा 4 बिंदु क्यू क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक भुजा वाले स्थित हैं। आवेश क्यू पर परिणामी वैद्युत बल तथा निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो इसमें दिया है क्या 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश क्या देखिए, तो कह रहा है कि किसी ए भुजा के वर्ग के कोनों पर, मान लेते हैं ये वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई ए है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ कैपिटल क्यू और फिर यहाँ स्मॉल क्यू, कोनों पर स्थित है। आवेश क्यू पर, किसी आवेश क्यू पर हमें परिणामी वैद्युत बल लिया, मान लेते हैं इस क्यू पर हमें कैलकुलेट, चाहे तीनों आवेश उस पर फोर्स लगाएंगे, इस आवेश को ऐसे मिला लेते हैं, तो इसकी लंबाई जो होगी ए, अगर वर्ग की भुजा ए है तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है √2। ठीक, अब यहाँ देखते हैं इसके नाते इस पर फोर्स, जो फोर्स होगा प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको मान लेते हैं अगर चिन्ह समान है तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्रतिकर्षित, 1 2 3 मान लेते हैं, तो फोर्स फ्रॉम 1 to from 2 to from 3 बल लग रहे है ना। अगर इससे 3 बल लग रहे हैं तो हम लोग देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला बल और ये वाला बल दूरी भी समान है, आवेश है ना, तो ये दोनों बल क्या होंगे F2 बराबर F3 बराबर है, बराबर मान लेते हैं F है। और हम जानते हैं कि दो लंबवत वेक्टरों का परिणामी कितना हो, उनके √2r, दो लंबवत वेक्टरों का परिणामी √2f आए। अगर दो लंबवत वेक्टरों का परिणामी हम लोग √2f रखें तो हमारा टोटल फोर्स क्यू पर बल जो होगा वो कितना हो जाएगा F1 प्लस √2f होगा, है ना। तो F1 प्लस √2f होगा, तो F1 वैल्यू देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 क्यू का मतलब क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर लेंगे तो ए, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस √2f, f की वैल्यू अगर यहाँ देखें चाहे इससे लें चाहे इससे लें तो क्यू बटे कितना आर स्क्वायर मतलब a। अब यहाँ 1/4πε0 मिलेंगे, 4πε, यहाँ 1/4πε0 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, गुड़े क्यू भी कॉमन हो जाएगा बटे ए स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ में क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा q/2 बचेगा, है ना। यहाँ कॉमन अगर ले लेंगे तो q/2 बचेगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों का क्या बचेगा 1/4 √2 बचेगा, ए स्क्वायर तो चला है ना, ये बचेगा, ये क्या है परिणामी बल का